नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ जुड़ गई हैं जियोपॉलिटिकल मामलों की विशेषज्ञ मंजरी अग्रवाल जी। मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। नमस्ते। तो ब्रिक्स समिट, जिसको हम कहें विदेश मंत्रियों की, वो नई दिल्ली में 2 दिन की और आज उसका समापन। कुल मिलाकर के हासिल क्या है और जिन विषयों को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के ये समिट की गई है, क्या वो हासिल हो पाए या हो पाएंगे? क्योंकि हमने देखा कि चीन ने अपने विदेश मंत्री को नहीं भेजा। वो कह सकते हैं कि वही अमेरिका के राष्ट्रपति आए हुए थे हमारे यहाँ, तो हम अपने विदेश मंत्री को कैसे भेजते? कोई पूछता भी नहीं है और कोई बताता भी नहीं है। मैं अपनी तरफ से एक बहाना बता रहा हूं कि क्या हो सकता है। और चीन के राजदूत को कह दिया गया कि आप ही शामिल हो लीजिए। और जब इस तरह की घटना होती है तो हमें G20 भी याद आता है, जब नई दिल्ली में हो रहा था और शी जिनपिंग नहीं आए थे, अपने प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया था वहां उसमें भाग लेने के लिए भी। लेकिन जिस तरह की तनातनी हमें ईरान और यूएई में देखने को मिली है समिट में, उसका क्या प्रभाव देखती हैं? और एक ईरान ये भी चाह रहा था कि ब्रिक्स के इस मंच से जो कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में परिस्थितियां हैं, जो खाड़ी के देशों में बड़ी तबाही हुई है, इसके लिए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक निंदा का प्रस्ताव पारित किया जाए। तो इसमें क्या बाधाएं रही? और भारत को तो निंदा प्रस्ताव पारित कर देना चाहिए था मंजरी जी, क्योंकि भारत को तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इसका। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कारण क्या है, हमारे राष्ट्रीय हित इजराइल के साथ भी हैं और बहुत सारे राष्ट्रीय हित हमारे अमेरिका के साथ भी हैं। तो जब हम हर तरफ से पार्टनर हैं, हम यूएई के पार्टनर हैं, हम इजराइल के पार्टनर हैं, हम यूएस के पार्टनर हैं, हम ईरान के पार्टनर में। अब 3:1 की लड़ाई है। 3 देश, इजराइल, यूएई और अमेरिका, ये एक तरफ है, ईरान एक तरफ है। तो हम किसके साथ हैं? हम भारत के साथ हैं। तो आमिर का एक डायलॉग था ना, लड़के वाले की तरफ से है, लड़की वाले की तरफ से है। हम साइंस की तरफ से आए सर। तो हम ना लड़के वाले की तरफ है ना लड़की वाले की तरफ है, हम भारत की तरफ है। हम अपने राष्ट्रीय हित देखेंगे, बाकी आप लोग सर फोड़ के जो कुछ फैसला नतीजा निकालना चाहें वो आपकी मर्जी, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं। हमने, ठीक है, हम रशिया की तरफ इंक्लाइंड है, लेकिन हमने रशिया और यूक्रेन की वॉर में कुछ नहीं बोला। हम इजराइल और लेबनान की वॉर में कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो हम शांत हैं, हम अपने हित देख रहे हैं, हम अपने हित साध रहे हैं। हमें कहीं चौधरी बनने की जरूरत नहीं है, मतलब सरपंच बनने की जरूरत नहीं है। हम वहां से बिल्कुल क्लियर कट निकलना चाहेंगे विदाउट एनी हमारी तरफ से कोई भी विवाद खड़ा ना हो। हम यूएई जा रहे हैं, अभी मोदी जी निकल रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पर यूएई का पक्ष लेंगे तो ठीक है, और नहीं लेंगे तो आप यूएई के दौरे में जो हासिल करना चाह रहे हैं वो नहीं। भारत को क्या चाहिए? भारत को मेडिटेरेनियन के लिए एक रास्ता चाहिए जो हॉर्मुज जैसे कंस्ट्रेंट से ना निकले, बाबल मंडप और सुएज कैनाल के उससे ना चाहे। तो यूएई हमारे लिए एक पार्टनर हो जाता है। बट यूएई के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यूएई, दुबई हमारे लिए एंटी इंडिया एक्टिविटीज का सेंटर रहा है, और आज से नहीं, बहुत लंबे समय से। तो उनको अलाइन करने के लिए थोड़ा तो उनको कुछ, भाई जियोपॉलिटिक्स गिव एंड टेक में चलती है, खाली आप लेते रहेंगे ऐसा नहीं है। तो जब आप जियोपॉलिटिक्स में आएंगे और आप गिव एंड टेक में आएंगे तो आप यूएई को कुछ देंगे। ऐसे में आप ईरान को भी देंगे, क्योंकि ईरान से भी आपके हित निकल रहे हैं। तो आप दोनों तरफ दे करके सेपरेट एक रिलेशनशिप बनाएंगे और आगे इटली की ओर कूच कर जाएंगे। तो हम अमेरिका को भी नहीं नाराज करेंगे। अच्छा, जहां तक सवाल है चीन के ना आने का, चीन भारत को अवॉइड कर रहा है, ये सबको मालूम है। कारण क्या है? हम जिस तरह की, हमने जो चेन्नई व्लादिवोस्टॉक कॉरिडोर बनाया, दानांग वियतनाम का जो सी पोर्ट हमने लिया, ये अच्छा, और हमने एक टर्म कॉइन करा दिया वापस, हिंद प्रशांत महासागर, इंडो पैसिफिक।
जिसको इन्होंने साउथ चाइना सी कह करके एडवर्टाइज कराया था। तो चाइना को हम बहुत जगह, अच्छा मलक्का में जब हम ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर जो अपना स्ट्रैटेजी बनाते हैं पॉइंट, तो हम इनको बांग्लादेश में कहीं ना कहीं, म्यांमार में कहीं ना कहीं चोक कर देते हैं, इनकी एंट्री और इनकी एग्जिट। तो अब जब हम ग्रेट निकोबार आइलैंड में प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमें दो लोगों को हम एक साथ नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक यूएस का डीप स्टेट है, एक चाइना। दोनों इस समय सर जोड़ करके एक साथ बैठे, एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं और ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बनेगा इसके ऊपर बहस कर रहे हैं। कर लेने दीजिए। चीन के नहीं आने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? भारत और रशिया यहाँ पर निर्विवाद जो एक अध्यक्ष पद पे जैसे घोषित बहुत सारी चीजें नहीं की जाती, तो डिसीजन मेकिंग पॉलिसी हमारी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि उसको काउंटर करने के लिए कोई कंटेंडेंट वहां पर है नहीं। तो अच्छा है जी इससे बाहर रहे, क्योंकि जी के पास वैसे भी अब अगर वो भारत का समर्थन करते दिखेंगे तो अपनी पावर लूज करेंगे, और भारत का विरोध करेंगे तो भारत कहीं ना कहीं, देखिए चाइना ने 62 से पहले से भारत का विरोध करना शुरू किया, ठीक। आज क्या है, चाइना का कोयला हम मार के बैठे हैं, चाइना के पेट्रोलियम पे यूएस को बैठा दिया है। बहुत सारी लड़ाइयां भारत अपनी नहीं लड़ता, जैसे पाकिस्तान को ठिकाने लगवाना हो तो हम अफगानिस्तान को गेहूं दे देते हैं, बाकी काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ऐसे ही चाइना के इंटरेस्ट सारे चुप हो रहे हैं, तो अगर वो विरोध करेगा तो उसके इंटरेस्ट चुप हो जाएंगे, और समर्थन करेगा ये तो चाइना कर नहीं सकता। तो एक प्रॉब्लम टैकल वो आए ही नहीं। एक बात बताइए आगे बढ़ने से पहले, क्या ब्रिक्स से दूरी बना रहा है चीन? उसकी ऑथेंटिसिटी कहाँ है? कोई सुन रहा है चाइना की? चाइना ब्रिक्स को लेकर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और वो उसने सबको इसलिए लिया था कि यहाँ पर भी हम अपना सामान बेचेंगे, यहाँ पर हम अपना जो कम्यूट निकालेंगे, जो हम लॉजिस्टिक्स है उसको हेड करेंगे। कोई सुन रहा है चाइना की? चाइना तो हर जगह से, भाई बहुत सारे लोगों ने इंक्वायरी की, पाया कि चाइना ने जो कर्जा दिया वो गलत, डेट रिस्ट्रक्चरिंग करा दी। बाकी लोगों ने क्या कहा कि चाइना ने हनी ट्रैप करके ये सब करके हमारे देश को किया, तो ये मतलब एथिकली रॉन्ग है, तो हम चाइना के कर्जदार नहीं, उन्होंने वैसे कर दिया। कहीं चाइनीज पिट रहे हैं, कहीं से निकाले जा रहे हैं, अभी पाकिस्तान से तो वो अपना बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखते जाइए, चाइना अपने पैर समेट रहा है। ऐसे में वो ब्रिक्स की दादागिरी नहीं कर सकता। चाइना जहां जाता है बिग बॉस बन के जाता है। अब वो अगर मोदी का, एक आपको याद होगा पिछले ब्रिक्स समिट में जब अफ्रीका में जी गए थे, तो उनका एक पर्सन उनके साथ जाना चाहता था, बट डोर्स बंद कर दिए थे, एंड जी वाज शॉक्ड टू नो दैट ही वाज अलोन, वॉकिंग अलोन ऑन द रेड कार्पेट। तो हमने एज अ कंट्री हेड उनको सम्मान दिया, हमने क्या उस समिट में, और बाकी जो उनकी पावर थी वो छीन ली। ये चाइना अच्छी तरह से समझ चुका है। तो दूरी बनाए या पार्टिसिपेट करे, चाइना विल नॉट बी अ बिग बॉस। एंड ये आप उसी को, उसकी मेंटालिटी समझ सकते हैं जो अपने आप को राजा समझता और उसे रंग की तरह आना पड़े। तो चाइना विल टेक सम टाइम टू एडजस्ट टू दिस न्यू पोजीशन। तो ब्रिक्स की समिट में जो कुछ आपको हासिल करना है वो आप आराम से हासिल कर लेंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, यूएई और ईरान जो आपस में टकरा रहे हैं, तो उसको टैकल जो है सरगोई लावरोव ने कर लिया, अच्छी तरीके से आके बातचीत करके कि आप दोनों शांत रहिए। क्यों? हमको एशिया बचाना है। जो लार्जर पिक्चर है वो ये, सीरिया में अभी अमेरिका वापस घुसा, ठीक है, पाकिस्तान प्रैक्टिकली अमेरिका के पास ही है। आप बांग्लादेश में शय और मात का खेल खेल रहे हैं, उन्हें सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए और हम नहीं चाहते कि उनको ये आइलैंड मिले। तो आप एशिया बचा रहे हैं। अभी ताइवान के बहाने वो फिर से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है डीप स्टेट। म्यांमार में काफी सारी ड्रग्स की तस्करी वगैरह, उसमें डीप स्टेट का हाथ है। थाईलैंड में डीप स्टेट बैठ करके कंबोडिया में चीन से लड़ा है अभी हाल फिलहाल। तो आपको सब जगह डीप स्टेट, अमेरिकन डीप स्टेट को काउंटर करना है। ऐसे में आपके लिए यूएई भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए ईरान भी इंपॉर्टेंट है, और आपको मतलब भारत को और रशिया को, दोनों को मिलकर के इस इक्वेशन को करना होगा कि हम इस पूरे एशिया से
डीप स्टेट को रिमूव करते हैं, और वो इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। तो बात यह है, अभी देखिए साउथ कोरिया के लिए नॉर्थ कोरिया ने कह दिया कि अब हम इनसे कोई भी कल्चरल टाई बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज साउथ कोरिया में कौन बैठा है? ये यूएस डीप स्टेट। आप जापान को ले लीजिए, जापान में क्या हो रहा है, धीरे धीरे भारत अपना प्रभुत्व बना रहा है, भारत के दबाव के कारण जापान रशिया से दोस्ती कर रहा है। तो चीजें इस तरह से, अच्छा जापान की क्या है, आर्मी पॉलिसी, मिलिट्री पॉलिसी एंड फॉरेन पॉलिसी अमेरिका देखता है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं जापान अमेरिका का वासल है। तो जहां पर आप इतनी जगह काम कर रहे हैं ना, तो आप जो भी है, दोनों तरह के, दो बच्चे जब लड़ते हैं तो आप क्या करते हैं, दोनों को टॉफी देते हैं, ताकि तुम अपने अपने उसमें खुश होकर के बैठ जाओ और ग्रेटर गुड, हम शांति वो अचीव कर लें। एंड वही यहाँ पर होगा। लेकिन जो यूएस और ईरान की वॉर है, उसमें सबसे बड़ा फायदा किसका हुआ? रशिया को, कि उसका जो चीप रशियन ऑयल था जिसके ऊपर सैंक्शंस लगते थे, वो फ्री हो गया। तो जियोपॉलिटिक्स है, बड़ा घूम घूम के चलती है, सामने कुछ होता है और पीछे कुछ और। अभी डोनाल्ड ट्रंप तो शी जिनपिंग को बड़ा महान नेता बता गए और आपसे दोस्ती बड़े सम्मान की बात है। हालांकि शी जिनपिंग ने उनको कह दिया कि अमेरिका तो गिरता हुआ देश है, उसका तो पतन हो रहा है और आप लोग हो रहा है। पार्टनर की भूमिका निभाइए, दुश्मनी से ट्रेड में कोई नहीं जीत सकता है। बहुत कहना चाहिए उनके मुंह पर ही उनको काफी कुछ सुना दिया शी जिनपिंग ने। तो डोनाल्ड ट्रंप, बहुत सारे विशेषज्ञों का ये भी कहना है, इस पर आपकी राय भी चाहिए, कि साहब कोशिश इन दोनों की ये हो रही है कि G2 एक दूसरे को घोषित कर दिया जाए कि दुनिया में बस दो ही अब ताकतें बची हैं, बाकी तो ये रूस वगैरह या उभरता हुआ भारत तो कुछ नहीं है हमारे सामने। देखिए, वो कहते हैं ना कि लूला जानते किसे कहते हैं? जिसके हाथ ना हो। तो लूले के हाथ में एक स्टिक हो, एक लूला दूसरे की पीठ खुजाए और दोनों एक दूसरे को शाबाशी दें कि वाह क्या काम किया है। दोनों ही इकोनॉमीज, चाइना की और अमेरिका, दोनों डूब रही हैं। एक जमाने में बादशाहत बहुत बुलंद थी, लेकिन उस जमाने को गए हुए भी जमाना है। लेकिन दूसरी चीज क्या है कि मरा हुआ हाथी भी कहते हैं 1.25 लाख का होता है। टर्मोइल आ करके क्रैक्स दिखने में टाइम लगेगा, बट आप यूएस में समझिए, जगह जगह ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो बढ़ती हुई इकोनॉमी में ले ऑफ्स नहीं होते, रिक्रूटमेंट्स होते हैं, जैसे भारत में हो रहे हैं। सेम कंडीशन चाइना की है। तो वो भी सबको मालूम है, डूबता जहाज है, एक एक करके चीजें वहां पर निकल रही है। इंटरनल स्ट्राइक्स भी बहुत ज्यादा है। आप देखिएगा, समय के साथ आएगा। बाहर चीन की खबर कभी बाहर नहीं आती थी, जब से बाहर आने लगे इसका मतलब है सी की पकड़ कमजोर गई। अब आपको थोड़ा सा पास में ले चलते हैं। जब कोविड फैला था, डोनाल्ड ट्रंप इसे चाइनीज वायरस कह रहे थे, और चाइनीज वायरस कह रहे थे। तो इसके बाद इनके ऊपर इल्जाम लगा कि ये चाइना के आदमी और इनका कैंपेन, ये इलेक्शन हार गए। आज फिर से चाइना ने इनकी बेइज्जती कर ली। तो थोड़ा और पास में जाइए, डोनाल्ड ट्रंप एज बिजनेसमैन ओबामा की महफिल में गए थे, ओबामा ने इनकी बेइज्जती कर दी थी और ये अगला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गए। ट्रंप खुन्नसी आदमी है। जी ने सबसे बड़ी गलती की, उनके मुंह पर उनकी बेइज्जती। अब जी सबसे बड़ा किकबैक देखेंगे और वो अमेरिका के अलावा कोई दे नहीं सकता। तो वो कहते हैं ना कि अपने पैर में खुद पैर, कुल्हाड़ी ढूंढ के पैर मारना, जी ने वो काम कर लिया है। अब रिजल्ट आने में ठीक है, वक्त लगेगा, लेकिन ट्रंप इस अपमान को ना तो भूलेंगे ना जी को माफ करेंगे। G2 एक समय था, रूल कर रहा था, लेकिन कोविड ने हर चीज को बदल दिया। एंड कोविड की शुरुआत ट्रंप एरा में हुई थी, और चाइना की कोविड के बाद से जो पहले इन्होंने कैंपेन चलाया था इटली में, हग चाइनीज, जिससे इटली में सबसे ज्यादा तेजी से वायरस फैला था। तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि पूरा दुनिया कोविड के कारण चाइना से गुस्सा है,
और चाइना को किक आउट करना चाह रहा है। ऐसे में जो एक जगह जहां पर काफी सारी प्रॉब्लम्स के साथ भी बाद भी चाइना के एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वहां पर ही है, उसको भी इन्होंने आज लात मार दी है। अब देखते हैं इन दोनों G2 का भविष्य क्या होता है, पर अच्छा नहीं है ये फॉर श्योर। चलिए वापस लौटते हैं नई दिल्ली। ब्रिक्स समिट से हासिल क्या हुआ है? एक आप देखिएगा, ब्रिक्स अपनी करेंसी की तरफ बढ़ रहा है। बार्टर भी अगर कर लेता है, करेंसी अगर ब्रिक्स अपनी नहीं भी स्टैब्लिश कर जाता है, जो सब कह रहे थे कि 7 से 8 साल लगेंगे अपनी करेंसी वर्कआउट करने में, लेकिन अगर एक बार्टर सिस्टम कर लेता है, एक इंटरनल कोऑपरेशन कर लेता है ब्रिक्स, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एंड धीरे धीरे क्या, ब्रिक्स टुगेदर दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसमें लोग ज्वाइन करने के लिए कतार में हैं। तो आप इसको देखिए कि केवल थोड़ा थोड़ा साल साल भर पे मिल करके पॉलिसी अलाइन कर लेने से भी ब्रिक्स बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा। ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स, और आप अभी तक क्या था कि श्यामलाल की दुकान से ही आलू आएगा, अब क्या है वहां पे रामलाल भी है, राधे श्याम भी है, सारी चीजें। तो ऑप्शन होगा, बार्गेनिंग पावर होगी, सप्लाई चेन्स बनेंगी एंड ऑप्शंस होंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ब्रिक्स में भारत के होने का मतलब है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं उस पर कोई विदेशी कब्जा नहीं करेगा, आपके रिसोर्सेज से होने वाली कमाई से आपका देश डेवलप किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल साउथ का लीडर इसीलिए भारत को कहते हैं धीरे धीरे हम पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की तरह ले करके आएंगे। ये भारत की सॉफ्ट पावर है, इसी के कारण ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री यूएई पहुंच गए हैं, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। जैसे ही उनके एयर स्पेस में पहुंचे, 2 F-16 ने उनको एस्कॉर्ट किया है और उनका एक, जिसको कहते हैं मुस्लिम कंट्रीज में, जबरदस्त खैर मकदम हुआ है, स्वागत हुआ है। यूएई काफी घटनाएं घटी हैं, उनके तेल उत्पादन केंद्र पर भी अटैक हुए हैं, ओपेक से भी यूएई ने अपने आप को अलग कर लिया है। एक और सूचना आई कि इजराइल के प्रधानमंत्री की गुपचुप यात्रा हुई है। इसके अलावा ये भी आया है कि उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम और कुछ दूसरे साजो सामान भी यूएई को दिए हैं। एक खबर ये चल रही है, इसकी पुष्टि आप कर सकती हैं कि, और नहीं भी कर सकती हैं, कि यूएई और भारत के बीच में कोई बड़ा ऊर्जा समझौता होने वाला है। यानी यूएई हमें आबाद गति से ईंधन की सप्लाई करे और हमें भी जरूरत है। इस तरह का कोई पैक्ट होने की संभावना है? बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे ही ओपेक नेशन से ये बढ़े निकले, तो अब इनके ये ऑयल बहुत प्रोड्यूस करेंगे। और आप देखिए अभी 2 दिन पहले मोदी जी ने कहा ना कि कम तेल यूज कीजिए, नहीं जरूरत है तो पेट्रोल मत यूज कीजिए। ऐसे में आपके सामने एनर्जी सिक्योरिटी के नाम पे इसका मतलब कारपेट के अंदर ये सारा काम होगा, पर ये होगा जरूर। और अभी हमने फुजारिया से लेने की कोशिश की थी, जिसको ईरान ने बॉम्ब कर दिया, क्योंकि ईरान चाहता है कि हम ओपनली उनके साथ आए। बट अगर आप स्टेप 2 पे देखिए तो हम ईरान की तरफ से भी ओमान की तरफ से भी आ सकते हैं। ओमान वो देश है जिसको हमने 2000 साल पुराना शिप भेज करके उस पोर्ट से अपने रिश्ते बनाए थे। तो अगर यूएई से सामान जो तेल है ओमान आ जाए और ओमान से हम ले लें, तो हम ये जो बॉटल नेक है हॉर्मूज का, उससे निकल आएंगे। और यही चीज, अच्छा सेकेंडली हम आईमेक भी बना रहे थे जिसमें ओमान भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर था और यूएई भी था। तो हम सभी चीजें इस हिसाब से करेंगे। प्लस आप देखिए, हम पिछली बार जब मोदी जी वहां पर गए थे तो उन्होंने ये टर्की ने एक वो क्या सलेम डोडा, हाँ उसको जो है दे दिया था। तो यूएई एक गढ़ है एंटी इंडिया एक्टिविटी का, हम इसको नहीं भूलना चाहिए। तो वो उस चीज पे भी हम कुठाराघात करेंगे, उसे अलाइन करेंगे, जो भी हमारे भगोड़े हैं वहां पर और जो भी नेटवर्क वहां से चलता है भारत के विरोध में, उस सबको खत्म करना है वहां पर। अब देखिए ईरान ने जहां जहां स्ट्राइक की है वो डीप स्टेट के सेंटर्स थे।
तो अब वैक्यूम तो होगा नहीं, उस जगह को कौन फिल करेगा? भारत फिल कर सकता है हमारे। अच्छा, पाकिस्तानी उन्होंने निकाले हैं, तो वहां पे नौकरी किसको मिलेगी? भारतीयों को मिल सकती है। अच्छा, आपको अपना एक स्टेट का कंट्रोल करना है, केरलम। कैसे? केरलम में सबसे ज्यादा यूएई गल्फ में काम करने वाले लोग हैं। अगर केरलम में आप रेमिटेंसेस कम कर देते हैं तो बीजेपी की वहां पर पकड़ धीरे धीरे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि रेमिटेंसेस के बहाने बहुत सारा इलीगल मनी भी आ रहा है। ओके, तो वो सारे सिस्टम को भी आपको सुधारना है। आपने इलीगल को गोल्ड वहां पर स्मगलिंग रोकी है, अब आपको रेमिटेंसेस के बहाने आता हुआ इलीगल मनी रोकना है। तो आपको नेशनल इंटरेस्ट में बहुत सारे काम करने हैं जो यूएई से होके निकलते हैं, तो आपको वहां पर ध्यान देना ही पड़ेगा। और जैसे ही वो तेल आपका सरप्लस वहां से मिलना है तो हमारा प्रेजेंट होना बनता है, और इसीलिए जल्दी जल्दी विजिट्स भी हो रही हैं। अभी नीदरलैंड जाएंगे, नॉर्वे जाएंगे, स्वीडन जाएंगे और आखिर में इटली जाएंगे। तो प्रधानमंत्री का ये 5 देशों का जो यात्रा है, ये कितनी अहम होने वाली है मंजरी जी? इटली से तो आपको सबसे बढ़िया वो आईमैक जो कॉरिडोर है वो आपको लेना है। सेकेंडली, इटली में ही वेटिकन है। आपकी बहुत सारे स्टेट्स की पॉलिसी, चाहे पंजाब में भी बहुत तगड़ी पकड़ है, मणिपुर में तगड़ी पकड़ है, तमिलनाडु में बड़ी पकड़ है, और एजुकेशन सिस्टम जो पूरे भारत में कन्वर्जन माफिया, तो ये सबका रास्ता इटली से निकलता है। कहीं ना कहीं अगर मेलोनी आपकी, और मेलोनी हमारे साथ है, तो हम इन चीजों के ऊपर प्रेशर डाल करके इनको ठीक कर सकते हैं। रहा सवाल नॉर्वे का, तो नॉर्वे सबसे पास है नॉर्थ पोल के, आर्कटिक ईस्ट की। और प्लस अगर रशिया से कोई सामान आर्कटिक के थ्रू होकर के आ रहा है, हिमाद्री एक हमारा वहां बेस भी है, तो इन सब चीजों का स्पेस रिसर्च के लिए नॉर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वहां से जो है हम चिप टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें हमारी पड़ती हैं। तो ये पूरा करने के लिए हमको जरूरी है कि हम अच्छा, पिछली बार जब स्वीडन गए थे प्रधानमंत्री, तो स्वीडन ने इस्लामोफोबिया नाम के एक शब्द को खारिज कर दिया था। नैरेटिव देखिए यूरोप से चलता है, फिर आज तक चलता है, मतलब आगे बदलेगा ऑफ कोर्स, लेकिन आज तक चलता है। तो जब आप इस्लामोफोबिया को खारिज करते हैं तो आपको उन अपराधियों को जो इस धर्म से संबंध रखते हैं दंड देने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, तो आपकी बहुत सारी चीजें वहां पर है, प्लस एक अपना डायोस्पोरा है, बायलैटरल टाइज है, वो सारी चीजें अलग हैं। तो आप मल्टीपल चीजें करने जा रहे हैं। और वैसे भी जब आप यूरोप में अच्छी पकड़ किसकी थी? रशिया की। जब रशिया हटेगा तो वैक्यूम कौन फिल करेगा? भारत करेगा। उनको फूड रिक्वायरमेंट है और ये सब चीजें हैं, हम देंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद मंजरी जी, इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, और कई पेचीदा मसलों पर भी हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू फॉर कॉलिंग। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।